हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। कैसे दुनिया चल रही है? अच्छा चल रही है। जीवन कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। खाना खाया? खाना खा लिया? ठीक है, खा लिया। अब केमिस्ट्री में हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले की सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं पहली बार इस चैनल में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैंने फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ और केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, ठीक है। सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला, केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री, केमी, केमी सुनकर क्या वर्ड आ रहे थे तेरे दिमाग में? केमिकल, हाँ ना? क्या क्या वर्ड आ रहा है? केमिकल आ रहा है। तो जो साइंस जो केमिकल के बेस्ड है, ठीक है, जो 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 साइंस के पार्ट है, ठीक है। साइंस में बहुत सारे पार्ट है, ठीक है। एक है हमारा फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री, एक होगा बायोलॉजी, एक होगा अर्थ साइंस, एक होगा मरीन साइंस। नहीं, वो भी अर्थ साइंस के अंदर आ चुका है। मरीन एंड कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी भी आता है। कॉस्मोलॉजी मतलब एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब वो भी फिजिक्स के अंदर आता है। कॉस्मोलॉजी, ये सब साइंस के थोड़ा थोड़ा पार्ट है। तो फिजिक्स ये है। केमिस्ट्री क्या होता है भाई? केमिस्ट्री क्या होता है? ठीक है, केमिस्ट्री होता है जो केमिकल के साथ डील करता है, वो केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो केमिकल मतलब उसके स्ट्रक्चर ढूंढ लेते हैं, उसके प्रॉपर्टीज ढूंढ लेते हैं, है ना? स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ केमिकल का, सब कुछ डिफाइन करके केमिकल का नाम, केमिकल का प्रॉपर्टी, केमिकल का कैटेगरी, ठीक है, ये सारा एक केमिकल, उसका स्ट्रक्चर। लाइक एग्जांपल, अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? NH3। NH3 क्या होता है भाई? NH3 NH3 होता है अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया, उसका स्ट्रक्चर ये है, तो कैसा होगा स्ट्रक्चर? NH3 ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है भाई, है ना? NH3 का स्ट्रक्चर, तो ये होता है थोड़े, ये उसका उसका स्ट्रक्चर, और इन सब एक केमिकल को ढूंढना का साइंस बोलता है केमिस्ट्री। ठीक है, अब मैटर के बारे में बात करते हैं। मैटर, हमारे दुनिया में पूरा मैटर ही है। हमारे दुनिया में क्या है? पूरा मैटर ही है। तेरा मैटर नहीं, वो मैटर नहीं, वो मैटर नहीं, ये वाला मैटर डिफरेंट है। ये केमिकल मैटर है। कौन सा मैटर? केमिकल मैटर है। ये केमिस्ट्री का मैटर है, ये फिजिकल का मैटर है। तेरा घर का मैटर के, तेरा स्कूल का मैटर, तेरा लव का मैटर, ये सब नहीं है भाई। मैटर होता है दुनिया का मैटर, यूनिवर्स का मैटर। तो मैटर थोड़े बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। पहला है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। ठीक है, तो पहला है प्योर और अगला है मिक्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में दो टाइप के होते हैं। पहला है एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और एक है कंपाउंड। तो एलिमेंट में तीन टाइप आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। कंपाउंड में दो टाइप के आता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। हाँ कि नहीं? अब ये कौन सा केमिस्ट्री है? अब चैप्टर 1 से चैप्टर 7 जब हम पढ़ते हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 7 सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, समझे? और चैप्टर 8 और 9 दोनों ऑर्गेनिक है। चैप्टर 8 और 9 दोनों ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो ये है हमारा प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में दो टाइप के आते हैं, है होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। समटाइम्स मैं स्पेलिंग गलत लिख देता हूं, तो
होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस में थोड़ा आता है, सब्सिडल और कोलाइडल आता है। हाँ, है ना। तो मैटर और एनर्जी, मैं यहां लिख देता हूं, मैटर और एनर्जी। एनर्जी का भेदभाव यहां नहीं दिया है, एनर्जी चाहिए तो मैं बता देता हूं, यहां बहुत सारे एनर्जी है। एग्जाम्पल है रेडिएशन। नहीं, एनर्जी के दो टाइप है। एनर्जी में हीट एनर्जी, लाइट और रेडिएशन। रेडिएशन में दो टाइप के आता है, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इन दोनों यूनिवर्स को बनाता है, समझा है। तो ये है हमारा पूरा टेबल, है। तो उसको चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल, एक वैल्यू होगा 4.42282935। आंसर क्या होगा? 4.44.3। खत्म। 28 को राउंड ऑफ करके 3 मिल जाएगा ना, बस। तो ये होगा हमारा राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट्स। यूनिट्स में बहुत इजी है भाई, ऐसा यूनिट्स, केजी, मीटर, ये सारे यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम सीखते हैं। ठीक है, केजी, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ये सारा ऐसा यूनिट्स है। केजी का मास, मीटर का लेंथ, सेकंड का टाइम, एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट, के का टेम्परेचर, मोल का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और कैंडेला का इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, बस। नेक्स्ट वन हम एक्चुअली केमिस्ट्री में आते हैं, और केमिकल इक्वेशंस को थोड़ा लॉज करना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल इक्वेशन लेता हूं। ठीक है, इवन नर्सरी में ये पढ़ा चुका है, नर्सरी में नहीं, लाइक एग्जैगरेट कर रहा हूं, पर एक्चुअली ये 6th 5th ठीक में ये इक्वेशन सीखा जाता है। C+O2 gives rise to CO2। ये तो बहुत आसान है, हाँ, है ना, ये बहुत आसान है। ठीक है, C+O2 gives rise to CO2। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें 4 लॉ फॉलो करने, 5 लॉ, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल proportion and law of reciprocal proportion। लास्ट है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये 5 लॉ सारे केमिस्ट्री में फॉलो, और एक और लॉ भी है, वो होता है अवोगाड्रोस लॉ। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, दोनों तरफ में रिएक्ट, ये साइड क्या होता है, इसका नाम होता है रिएक्टेंट, और ये साइड क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हो, ठीक है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक है,
तो पहला मास मैं लिख देता हूं, नोट्स बनाना का कोई फायदा नहीं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो टॉपिक का अर्थ पता है तो लिखाना मत, ठीक है। पर ठीक है, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड, एग्जांपल कार्बन का मास क्या होगा भाई, 59.1। कार्बन का क्या मास होगा, 59.1 ग्राम समझ ले, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मास क्या होगा भाई, 62 नहीं, तो थोड़ा ज्यादा है भाई, मैं ना यहां ऐसा कर देता हूं भाई, यहां 40.9 ग्राम, ठीक है। और कार्बन का होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 101 ग्राम, 100.1 ग्राम, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास। कौन सा रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मतलब दोनों C+O2 दोनों का मास, प्रोडक्ट का मास है CO2, ठीक है। अब रिएक्टेंट का मास क्या है, 59.1 प्लस 40.9 इज इक्वल टू, और यहां होगा 100 ग्राम। इन दोनों ऐड करने से क्या मिल जाएगा, 100 ग्राम मिल जाएगा। और तो ये है एक्सपेक्टेड मास, पर एक्चुअल मास क्या है 100.1 ग्राम। तो कितना डिफरेंस है, 100.1 माइनस 100 होता है 0.1 ग्राम। तो ये होता है स्मॉल एरर इन कैलकुलेशन। हम ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि रिएक्टेंट मास का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मास का सम, कार्बन और ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन दोनों का सम, वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया? तो यह होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ आया? बस। नेक्स्ट वन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। (0.1 माइनस 100 होता है, माइनस 100 0.1, स्मॉल एरर। बस। नेक्स्ट वन है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यही लेता हूं, C+O2 gives rise to CO2। यहां कितना एटम C है, एक एटम। यहां कितना एटम ऑक्सीजन है, 2 एटम। और यहां मैं बैलेंस कर लेता हूं, C1 है, O2 है। तो ये होगा हमारा करेक्ट इक्वेशन। पर एग्जाम्पल में एक और लेता हूं, N2 प्लस H2 gives rise to NH3। यहां कितना एटम नाइट्रोजन है, 2 एटम। हाइड्रोजन कितना है, 2 एटम। यहाँ 1 एटम और यहाँ 3 एटम। मतलब ये तो बैलेंस नहीं है, ये दोनों बैलेंस नहीं है। हाँ, तो इसको बैलेंस कर देता हूं। एक मिनट, कैसे बैलेंस कर सकता हूं? तो ऐसे N2 सेम ही रहेगा, H2 को 3H2 लिखना है। H2 को क्या लिखना है, 3H2 लिखना है। और यहां होगा 2NH3। कैसे बैलेंस ऐसे करें? एक तरीका है, ऐसे बैलेंस करने का एक तरीका है जो आप लेसन 7 में पढ़ोगे, रेडॉक्स रिएक्शंस में आप ये डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो N2 प्लस 3H2 किससे, तो ये मतलब इसका हाइड्रोजन का है 6, मतलब 2N मतलब 2, और 2 into 3 6। अब ये बैलेंस्ड है ना, बस। तो ये ऐसा बैलेंस करने का एक तरीका है। पहला है ट्रायल एंड एरर, ठीक है।
रेडॉक्स रिलेशन जब आप पढ़ोगे तो बहुत इजी में आपको बैलेंस करना अच्छा लगेगा, ठीक है। पर नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस, ठीक है। ट्रायल एंड एरर करना, ठीक है। एग्जाम्पल N2 प्लस H2, हमको इसका बैलेंस इक्वेशन नहीं पता, ठीक है। मैं एग्जाम्पल में यहाँ में 2 सब्स्टिट्यूट, मैं इसको 3 है, मैं ऐसे नहीं डाल सकता, ठीक है। यहाँ 3 है, मैं यहाँ 2 डाल सकता हूँ, अच्छा ठीक है, यहाँ अच्छा ठीक, बैलेंस। ऐसे ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। क्या करना है? ट्रायल एंड एरर, बस। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है पता है? एग्जाम्पल, ऑलवेज उसका परसेंटेज होल नंबर में कंबाइन करता है, ऑलवेज उसका परसेंटेज होल नंबर में मिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल H2O2, इन दोनों H2O2 नहीं, मास है ना, एक मिनट, तो एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये नहीं, ठीक है। तो पहला है CO2, वही एग्जाम्पल लेता हूं, CO2, ठीक है। अब C तो 2 ऑक्साइड है, नहीं CO2 नहीं, 2 ऑक्साइड है, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, एक कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है, ठीक है। कितना ऑक्सीजन हमें नहीं पता, तो कार्बन N ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे ही समझ लेते हैं, ये गलत है पर ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला ऑक्साइड और दूसरा ऑक्साइड, पहला ऑक्साइड और दूसरा ऑक्साइड, ठीक है। तो पहला ऑक्साइड है एग्जाम का, इसका परसेंटेज बोला है कि कार्बन पहला ऑक्साइड में 42.9% है ना, 42.9% है, और दूसरा में 20%, ठीक है। तो ये कार्बन का है। अब ऑक्सीजन का भी मैं ढूंढ लेता हूं, ठीक है। तो इसका होगा 7.5, तो इसका होगा 57.1 और इसका होगा 80%। डिफरेंस ढूंढ ले, आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एन ऑक्सीजन का टोटल परसेंट होता है 100%, 100% से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, आंसर मिल जाएगा ना, बस, ठीक है। अब पहला इस फर्स्ट ऑक्साइड का रेशियो ढूंढना है, ठीक है। तो मतलब 42.9 डिवाइडेड बाई 57.1 क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल क्वेश्चन में क्या दिया है? हाँ, 0.751, ठीक है। नेक्स्ट वन है 20/80, ये आ जाएगा 0.25। अब इसका दोनों का रेशियो ले ले, तो 0.751 तो छोड़ लो, 0.25, 3:1, ये होल नंबर रेशियो है कि नहीं? हाँ, ये होल नंबर रेशियो होगा, समझ आया? बस, तो ये होगा हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। नोट डाउन कर लिया इसको। अब
ठीक है, तो पहला होगा, फोर्थ वन है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस। मैं इंक भर के आता हूं भाई। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस। ठीक है, अब मैं क्या लिखा है, ठीक है, HSO। मैं ऐसा ऐसा एक ट्राइंगल बना देता हूं, तो इसमें दोनों एक कंपाउंड बन जाएगा H2S, इसमें H2O का कंपाउंड और यहाँ SO2 का कंपाउंड। ठीक है, तो H और S से रेशियो, मास रेशियो क्या है, ये 32:32 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा भाई 2:16, और यहाँ क्या आ जाएगा 32:32। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस कहता है कि, ठीक है, इन दोनों का मास है तो ये सेम है, तो 32:16 आ जाएगा, यहाँ 32:32 आ जाएगा। तो ये थोड़ा ओके है, ठीक है, ऐसा आया तो ठीक है, पर जब एक रैंडम नंबर आता है ना, तो क्या बोलना चाहिए, भाई एलिमेंट या कंपाउंड मैं तुझे मुंह में मार दूंगा, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, ये तो ठीक है, इसको छोड़ दो, समझ आया। जैसे कि थोड़े टीचर ना, थोड़े स्टूडेंट्स बहुत टीचर को टॉर्चर करते हैं, पर थोड़े प्रिंसिपल ना, थोड़े स्कूल्स के प्रिंसिपल उसको बाहर नहीं भेजते, क्यों, क्योंकि वो टॉपर्स है। तो वैसे ही ये दो ऑलमोस्ट सेम है, सारे, ये तो डिसिप्लिन स्टूडेंट है, ये तो डिसिप्लिन स्टूडेंट है, ये उस दोनों का सेम है, पर ये अनडिसिप्लिन है, पर उसको बाहर नहीं भेजता है, स्कूल के कंपाउंड के अंदर ही है। समझ आया, इस याद करने का टेक्निक से इसको मेमोराइज कर दे। ठीक है, लास्ट है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है, तो एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया था N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH, तो उसका वॉल्यूम रेशियो क्या, 1:3:2। ये मोल्स लेके उसका रेशियो ढूंढना है, बस ये होगा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। समझ आया। नेक्स्ट वन है अवोगाड्रोस लॉ। लास्ट वन क्या है, अवोगाड्रोस लॉ। नेक्स्ट क्या है, अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम्स अंडर एसटीपी, नो एसटीपी नहीं है, सेम टेम्परेचर
and pressure have equal amount of moles, समझे? तो ये मतलब एग्जाम्पल N2 का वॉल्यूम है 2 लीटर्स, H2 का वॉल्यूम भी 2 लीटर्स, और दोनों एक टेम्परेचर 273 केल्विन में रखे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों 273 डिग्री केल्विन में रखा है। ठीक है, अब और इसका प्रेशर है 2 atm और ये भी 2 atm। तो moles of N2 is equal to moles of H2 बस। बस समझ आया? नेक्स्ट वन है मैं इसको क्यों हटाया? अरे यार ठीक है, ये तो नोट डाउन कर ले एटलीस्ट। नेक्स्ट वन है एटॉमिक थ्योरी। ये तो बहुत इजी है, जस्ट एटम्स के बारे में बता रहे हैं, मास और साइज भी है। कंपाउंड्स, एटम से कंपाउंड भी बना जाता है। एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते। और हाँ बस ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलता है कि ये बोर्ड को हटा के मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न को दोनों कंबाइन करके बताते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर ले, मैं बोलूंगा उसको नोट डाउन करना। ठीक है, तो पहला, सारा दुनिया का पूरा मैटर एक चीज से बना, वो क्या है? एटम। वो क्या है? एटम। एटम से सब कुछ बनता है, एटम से सब कुछ बनता है। ठीक है, अब इस एटम को हम उसको और छोटा भी नहीं कर सकते, बहुत छोटा है, मतलब आप माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो एटम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा। ठीक, तो एटम्स को क्रिएट नहीं कर सकते, ना कि डिस्ट्रॉय कर सकते। एटम्स का नंबर भी बढ़ा नहीं सकते, खुद से एटम का नंबर बढ़ा नहीं सकते, ना कि उसको कम करें। मतलब एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये होता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और एटम सेम एटम्स जब एक साथ ऐसे जुड़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सारे एटम्स ऐसे जुड़ के कुछ बनता है, जैसे कि सॉलिड या फ्लूइड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, एक नंबर से इसको बोलते हैं हम एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो ये होता है एटम। ठीक है, अब एटम से ये एलिमेंट
और एक और एलिमेंट, एलिमेंट और एक और एलिमेंट एलिमेंट और एक और एलिमेंट से दोनों बनता है कंपाउंड। क्या बनता है? कंपाउंड। हो जाए, एटम और एटम को जुड़ के होता है एलिमेंट, एलिमेंट और एक और एलिमेंट जुड़ के कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये पूरा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। ठीक है, अबे मैं इससे क्यों इरेज कर रहा हूँ, तो बहुत खराब हो चुका है। नेक्स्ट वन है एटम। एटम क्या होता है भाई? एटम होता है, एटम होता है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, विच इज नॉट बी, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और इज अ वेरी स्मॉल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल होता है जब दो सेम एलिमेंट जुड़ता है, जब दो सेम एलिमेंट्स जुड़ता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एटॉमिक मास को कैसे ढूंढना है? ठीक है, एटॉमिक मास एवरेज मास डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास और C12 आइसोटोप। मैंने एक और भी एक्सप्लेन करना भूल दिया। ठीक है, तो Z होता है एटॉमिक नंबर, Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। A होता है एटॉमिक मास, A क्या होता है? एटॉमिक मास। तो Z और A, जब Z सेम है दो एलिमेंट का, जब Z सेम है पर A डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। और जब Z डिफरेंट होता है पर A सेम हो, उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसो मतलब सेम, ऑलवेज याद रखना है कि आइसो मतलब सेम। तो क्यों हम C12 आइसोटोप ही ले रहे हैं? क्योंकि C12 आइसोटोप लेने से हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है। क्यों? C12 आइसोटोप लाने से एग्जैक्ट आंसर मिलता है। ठीक है, एग्जांपल मैग्नीशियम का लेते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मास क्या है? 24 डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू 12, 24 ही होगा ना, करेक्ट ही है ना। पर जब हम नाइट्रोजन लेते हैं, जब हम मास और C12 आइसोटोप लेके उसको बदलते हैं कि मास इन नाइट्रोजन 14 का मास लेते हैं। ठीक है, एवरेज मतलब सेम मैग्नीशियम का ही लेता हूं पर दूसरा फॉर्म, तो होता है 24 डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू 14, जो होता है 27 इंटू 24 इंटू 6/7, है ना। चीटिंग है ये, और ये सेम नहीं है। 0.8 से डिफर कर रहा है, ऐसे नहीं डिफर कर सकते क्योंकि जब हम C12 लेते हैं तो आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाता है। समझ आया? बस, तो ये ऐसे लिया जाता है। मैंने प्रूफ भी दिया। ठीक है, देखो
नेक्स्ट है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे ढूंढे? जब ये तो नहीं है, ये तो ये आंसर नहीं है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, तो एटॉमिक मास कैसे ढूंढ लेता है? तो एक और मेथड है। ठीक है, तो एक और मेथड है एटॉमिक मास ढूंढने के लिए, वो होता है डुलोंग एंड पेटिट्स मेथड। डुलोंग और पेटिट्स मेथड। डुलोंग और पेटिट्स मेथड क्या बोलता है कि एटॉमिक मास into specific heat is equal to 6.4। स्पेसिफिक हीट क्या बोलता है? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? ठीक है, स्पेसिफिक हीट है कि एक ग्राम का सब्सटेंस, नहीं, एक मिनट, 1 किलोग्राम का सब्सटेंस 1 कैलोरी से बढ़ाना है, 1 कैलोरी से बढ़ाना है। ठीक है, समझ आया? थोड़ा पानी पी के आता हूँ भाई, 1 मिनट, वीडियो थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ, पानी पी। हाँ, कहा था? अच्छा, यहाँ था। ठीक है, तो कहा स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है भाई? 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस को हीट करना, कितना एनर्जी चाहिए, वो होता है स्पेसिफिक हीट। वो होता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस को हीट करना होता है स्पेसिफिक हीट। समझ आया? बस। अब डुलोंग और पेटिट क्या बोलते हैं? हाँ, ये तो ट्रू है। और फिर हमको एटॉमिक मास चाहिए, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। खत्म। 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट वन है वेपर डेंसिटी मेथड। ये तो डुलोंग और पेटिट का है। और नेक्स्ट है वेपर डेंसिटी, वीडी मतलब वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड, ठीक है। वेपर डेंसिटी मेथड होता है कि एग्जांपल, तो एटॉमिक मास को कैसे ढूंढ लेते हैं? एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नहीं, हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट मास होता है भाई, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट भाई। इक्विवेलेंट मास तुझे समझ नहीं आया? ठीक है, हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी मेटल इंटू वैलेंस, ये होता है वेपर डेंसिटी मेथड। ठीक है, तो समझ आया? नेक्स्ट वन है मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास क्या? ओके, इससे पहले ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास को ग्राम रिप्रेजेंट करने में वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। एग्जांपल 24 AMU या
24 यूनिट्स बोलते हैं, 24 डाल्टन बोलते हैं, ठीक है। तो 24 AMU को ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 24 ग्राम, बस समझा है। नेक्स्ट वन है मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट होता है मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास होता है मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। m मास को होता है मोलिकुलर मास, तो 1/12 इंटू C12 एटम मास। मतलब ये ऑलवेज होगा 1, इसका मास ऑलवेज होगा 1 या अप्रोक्सीमेटली 1। मजा आया, ये ऑलवेज 1 ही होगा, ठीक है। लाइक 12.0 समथिंग आएगा, ठीक है। मुझे याद है थोड़ा 12.0 समथिंग आएगा, ठीक है। 6 या कुछ आएगा, मैं भूल गया क्योंकि ऑलवेज हम 12 ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास ढूंढना। ये हेडिंग है, mm/mm नहीं है, मॉलिक्यूलर मास, ये इसका हेडिंग। नेक्स्ट वन है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करना। एग्जांपल N2 का मास क्या होता है 14 2 28, तो 28 AMU को 28 ग्राम रिप्रेजेंट करना। AMU मतलब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का यूनिट। AMU यूनिट या डेल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। नेक्स्ट वन है इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट वन क्या भाई, इक्विवेलेंट वेट। ये तो बहुत सारा है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कुछ, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट फॉर एन एलिमेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट को कैसे ढूंढना है, एटॉमिक मास बाय उसका वैलेंसी, ठीक है। अब तुझे समझ आया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट बाय द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ये एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट को ढूंढना। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे ढूंढना है, एटॉमिक मास बाय बेसिसिटी। एटॉमिक मास बाय बेसिसिटी, नहीं, एटॉमिक मास ऑफ एसिड, एटॉमिक मास ऑफ एसिड होता है बेसिसिटी। अब बेस का क्या होता है भाई, बेस का होता है एटॉमिक मास बाय एसिडिटी, है ना। हाँ, नेक्स्ट वन, सॉल्ट को ढूंढना है, तो क्या करना है, सॉल्ट को ढूंढने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला मास टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। बुझा, ये होता है ढूंढना, ठीक है। नहीं, यहां होगा मॉलिक्यूलर मास, यहां भी होगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, समझ है। तो दिस इज वेरी सिंपल। एलिमेंट को ढूंढने के लिए एटॉमिक मास ढूंढना है, एसिड बेस या सॉल्ट ढूंढने के लिए मास ढूंढना है, बस, ठीक है।
ठीक है, ये सारा तो ठीक है, डिटर्मिनेशन मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम मोल कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत 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 ईजी है भाई, 1 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट होता है जब हम मोल, अब क्या लॉ से डील कर रहे हैं और थोड़े वैल्यू से डील कर रहे हैं, तो वो होता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक नंबर होता है जो कि बोलते हैं एन नॉट, 6.022 इंटू 10⁻23। जब वो बोलते हैं यू 6.023 बोलते हैं इंटू 10⁻23, इसको यूज करना है, नहीं तो इसको ही यूज करना है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, समझा। नेक्स्ट वन है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला, उससे पहले एसटीपी बोलते हैं। एसटीपी क्या होता है भाई? एस मतलब स्टैंडर्ड, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर। तो स्टैंडर्ड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? ऐसे नहीं, टेम्परेचर का वैल्यू ऑलवेज होता है 273 और प्रेशर का वैल्यू होता है ऑलवेज 180। और इसमें वॉल्यूम ऑलवेज क्या होगा भाई? 22.4। एक मोल के लिए इस एसटीपी में 22.4 लीटर क्या होगा? 22.4 लीटर। पर ये तो ओल्ड वैल्यू है, अब क्या यूज करना है? 22.7 यूज करना है, समझ आया? पहला 22.4 यूज करता था, अब 22.7 ही यूज करना है, समझ आया? नेक्स्ट वन है एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढना, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढना। अब एग्जांपल में एक क्वेश्चन देता हूं। 56 ग्राम ऑफ N2 में कितना मोल्स होगा? ठीक है, तो मतलब 56/28 करना है, क्या बन जाएगा? 2। तो 2 मोल्स होगा N2 में। एग्जांपल मैं बोलता हूं 45.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन कितना मोल होगा? तो 45.4/22.7 कितना होता है? 2। समझ आया? बस ऐसे ही ढूंढना है सारा क्वेश्चन, मोस्टली ऐसे ही ढूंढना है, समझ आया? नेक्स्ट वन है एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट वन क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है, उसका रेशियो है 9:1:3.5। 9:1:3.5। तो जब उसका मॉलिक्यूलर मास, अभी मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्सप्लेन कर भूल गया, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई? सिंपलेस्ट फॉर्म। एग्जांपल मैं बोलता हूं H2O4। H2O4 नहीं एग्जिस्ट करता है भाई, H4O2, सॉरी, H4O2। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2O। सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको पूरा 2 से डिवाइड करना तो ये मिल जाएगा। अच्छा, तो इसका क्या ढूंढना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या ढूंढना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढना है, ठीक।
तो पहला छीन दबाव डम डम करना, समझ आया? नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल, ये पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन का कितना है 9, हाइड्रोजन का कितना 1, नाइट्रोजन का कितना 3.5, समझा? अब कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा भाई 12 होगा, इसका होगा 1 और इसका होगा 14। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, तो ये होगा 0.75 1 और इसमें क्या आ जाएगा भाई 0.25। अब मुझे बोर लग रहा है, मुझे अब क्या लग रहा है, मुझे अब बोर लग रहा है, समझ आया? तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे ही डाल दूंगा, ठीक है। तो इस पूरा वैल्यू से एक नंबर मुझे डिवाइड करना है, कुछ भी नंबर, ठीक है। एग्जांपल स्मॉलेस्ट नंबर है 0.25, सो एवरी नंबर से मैं 0.25 डिवाइड करूंगा। 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25 होगा 3, 1 बाय 0.25 होगा 4 एंड 0.25 बाय 0.25 होगा 1। तो उसका फॉर्मूला होगा C3H4n, समझ आया? अब बोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे चाहिए। अब मॉलिक्यूलर मास दिया है 108, ठीक है। अब इसका मास ढूंढना है, इसका मास क्या भाई, तो कार्बन का होगा 12, तो 12 3 36, ठीक है। अब H होगा 4, तो 4 और नेक्स्ट N होगा 14, समझा? नेक्स्ट वन इसका होगा 54, तो 108 डिवाइडेड बाय 54 क्या आ जाएगा 2, तो उसको 2 से ये तो होगा हमारा EF मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो MF क्या होगा भाई, MF होगा C6H8N2। समटाइम्स इस वैल्यू को ढूंढना है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई, समझ आया? एग्जाम्पल ये डायरेक्टली दिया है तो हम आंसर निकाल सकते, ठीक है। और जब बोले कि मुझे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, इसका वैल्यू है 2, तो हम ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है, एम्पिरिकल वेट हमने ढूंढ लिया, तो 54 इंटू 2, सो मॉलिक्यूलर वेट होगा 108, समझ आया? तो ऐसे ही ढूंढना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस फॉर्मूला से ढूंढना है, समझ आया? नेक्स्ट वन है कॉन्सेंट्रेशन, फुल टेस्ट। अच्छी क्यों बोल रहा हूं पता है, कि अल्कोहल का तुम लोगों का फुल टेस्ट होगा, मुझे नहीं, ठीक है। तो पहला होगा उसका स्ट्रेंथ, ठीक है। पहला होगा उसका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे ढूंढना है, स्ट्रेंथ ढूंढना है मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, हाँ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये होगा उसका स्ट्रेंथ। अच्छा, तो 3 टाइप के वैल्यू है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। पर ये जो ना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस अगेन। पर पहला है मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है मास ऑफ सल्यूट नहीं, मास ऑफ, करेक्ट ही है, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट into 1 by वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, समझ आया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स।
तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हम मोल्स भी लिख सकते हैं ना, है ना, मोल्स भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये होगा हमारा सिंप्लीफाइड। नेक्स्ट वन है मोलैरिटी। मोलैलिटी MOLALIT भाई, यहाँ RIT भाई, यहाँ LIT। मोलैलिटी that is mass of solute in gram divided by gram molecular weight into 1 by volume। सेम ही होगा, पर लीटर से चेंज होके केजी आ जाएगा, है। केजी में भी मेजर कर सकते हैं, हाँ भाई, केजी में भी मेजर कर सकते हैं। लिक्विड्स कैन बी मेजर्ड बाय मास आल्सो, बाय वॉल्यूम आल्सो दे कैन बी मेजर्ड। तो यहाँ लीटर आ जाएगा, यहाँ केजी आ जाएगा। तो इसको हम N by V इन केजीज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है नॉर्मैलिटी। ठीक है। तो नॉर्मैलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन सल्यूट divided by number of equivalents in solute divided by volume of solution in liters. Volume of solution in what? In liters. तब तक इसको नोट कर लीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, ये क्या है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब वेट, ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट। मैंने ग्राम एटॉमिक वेट बता दिया, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बता दिया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट तुझे ढूंढना है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, तुझे ढूंढना है, ठीक है। ये आपका काम है। ग्राम इक्विवेलेंट में मैं सब कुछ स्पून फीडिंग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तेरे पास भी थोड़ा बुद्धि होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, होम में जाके गूगल में सर्चअप करो, या आपके टीचर से भी पूछ लो, ठीक है। तो वेट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू, ये समझ आया। यहां तो टॉपिक लेना ही मैं भूल गया भाई। नॉर्मैलिटी, ये है नॉर्मैलिटी। नेक्स्ट वन है फॉर्मेलिटी। वो फॉर्मेलिटी नहीं भाई जो आप पेपर वर्क करते हो, फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटी नहीं, ये एक और फॉर्मेलिटी, ठीक है। ग्राम फॉर्मूला वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है फॉर्मेलिटी। ग्राम फॉर्मूला वेट बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, समझ आया।
नेक्स्ट वन है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है भाई? पार्ट्स पर मिलियन होता है मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। पीपीएम ये होगा तो पीपीबी क्या होगा? पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन क्या होगा भाई? तो मल्टीप्लाई, ये तो मिलियन होगा तो मल्टीप्लाई बाय बिलियन, खत्म। नेक्स्ट वन है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन क्या? मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? ठीक है, तो N1 क्या होता? अच्छा ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर नहीं भाई ये क्या है? चाई से रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट? चाई। चाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ moles of solute plus number of moles of solvent। मजा है? तो ये होगा हमारा चाई 1, समझ ले। तो चाई 2 क्या होगा? सॉल्यूशन, सॉल्यूट से सॉल्वेंट रिप्लेस कर देना है, पर ये डिनोमिनेटर सेम होगा। तो जब हम चाई 1 प्लस चाई 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। क्यों 1 मिल जाएगा? क्योंकि एलसी डिनोमिनेटर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तू ही चेक कर, तू ही चेक कर ले, तुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, अब है उसका रिलेशन। मेरा ये क्या भाई? ठीक है, नेक्स्ट वन रिलेशंस। नेक्स्ट वन है रिलेशंस बिटवीन व्हाट? सीटी मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो पहला है स्मॉल, मैं बोल देता हूं, कैपिटल एम होता है मोलैरिटी, छोटा एम है मोलैलिटी का डेफिनेशन मैंने दिया है। डी होता है उसका डेंसिटी, यहां होगा केजी पर लीटर, केजी पर लीटर में डेंसिटी। डेंसिटी किसका? डेंसिटी सॉल्यूशन का डेंसिटी होगा, समझा? ये डेंस सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन।
काई होगा मोल फ्रैक्शन, मैंने ये भी बताया चुका है, मोल फ्रैक्शन, स्पेलिंग समटाइम गलत लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन है तो ये होगा हमारा पूरा टेबल। अब मोलैलिटी तो पहला फॉर्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू molarity by molarity of what, by molarity of what, मोलैरिटी ऑफ सल्यूट। ये होगा सल्यूट का और ये होगा सल्यूट का भी, ठीक है। ये है सल्यूट D माइनस M1, नहीं D माइनस M इंटू मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। मुझे दर्द हो रहा है तो मास ऑफ सल्यूट मैं लिख देता हूं, क्या लिख सकता हूं, M2 लिख देता हूं, ठीक है, M2। तो मास ऑफ सल्यूट होगा M2 इज मास ऑफ सल्यूट, तो यहां M2 लाएगा, ल जाएगा, तो यहां होगा when D is kg per liter and when M2 is ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल है किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल, ठीक है। और also we can write M by 1000 D minus M1 M2 where D is in gram per liter as well as when M is in gram per mole। इलेक्ट्रॉन मोलैरिटी तो कैसे ढूंढ लेते हैं, मोलैरिटी M into D divided by 1 plus M into capital M2 divided by 1000 divided by 1000, तो यूनिट्स वैसे ही रहेंगे, केजी पर लीटर, केजी पर मोल। थर्ड फॉर्मूला है काई इंटू, ठीक है, M2 क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट, तो M1 होगा सॉल्वेंट, लिख ले सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो M इंटू M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1, 1 प्लस स्मॉल M1, ठीक है। और फॉर्मूला है अब तो मोलैरिटी होगा
100 into weight percent of solute, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स मोलेक्यूलर weight of solute, molecular weight of solute. समझ आया? नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन. ठीक है, मोलारिटी का क्या होगा भाई? मोलारिटी का होगा काई इज इक्वल टू m1 क्या होगा? मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय m इंटू m1 माइनस m2 प्लस d. समझ आया? तो इसको नोट डाउन कर ले, एक मिनट. तो मैं फिर ऊपर वाले हटाकर और फॉर्मूला लिख देता हूं. नोट डाउन कर लिया? ठीक है, तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, ये भी होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, तो सिक्स होगा. ये हमारा लास्ट एंड फाइनल मोलैरिटी इज स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ solute. Molecular weight of solute. ये ऑब्वियसली ग्राम में होगा. समझ आए? अच्छा, नेक्स्ट वन है डाइल्यूशन इक्वेशंस. नेक्स्ट वन क्या होगा? डाइल्यूशन इक्वेशंस. ठीक है, तो डाइल्यूशन इक्वेशंस, दिस इज बेस्ड ऑन नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मैलिटी. समझ आए? नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मैलिटी नहीं, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. समझ आए? नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी. तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2. एक वेट एंड दूसरा वेट. समझ आया? पहला कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड. ठीक है, ये होगा डाइल्यूशन इक्वेशन. मोलैरिटी के लिए ये होगा डाइल्यूशन इक्वेशन. अब दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं, तो उसका डाइल्यूशन इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं?
N1 प्लस N1 V1 प्लस N2 V2 बाई V1 प्लस V2, या M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। समझ आया? तो ये होगा डायल्यूशन इक्वेशन। नेक्स्ट वन है स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री बहुत इजी है भाई। स्टाइकियोमेट्री जस्ट बोलता है कि परसेंटेज यील्ड के बारे में, वॉल्यूम और उसका रिलेशनशिप, सब कुछ, ठीक है। वो तो बहुत इजी है, वो तो बहुत इजी, समझ आया? स्टाइकियोमेट्री के लिए क्या चाहिए? रिएक्शंस चाहिए, ठीक है। तो जब रिएक्शंस माइंड में पता हो, क्योंकि रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? रिएक्शन। रिएक्शन नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं लेगा। तो सिर्फ ठीक है, पहला है लिमिटिंग रिएजेंट। पहला क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आया? पहला है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट में? ठीक है, एग्जाम्पल C+O2 गिव्स राइज टू CO2। सिंपल मैं दे रहा हूं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री मैंने बोला था रिएक्शन चाहिए, है ना, रिएक्शन। तो एग्जाम्पल आपको 12 ग्राम कार्बन दिया है और 40 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, तो क्या लिमिटिंग है? क्या बहुत कम है और क्या ज्यादा है? विच इज लेस देन रिक्वायर्ड एंड विच वन इज मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एग्जाम्पल, तो इसका मोल्स ढूंढ ले, कितना मोल्स है इसका, कितना मोल्स है भाई? तो एक, ठीक है, इसका तो ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, समझा? तो 40 डिवाइडेड बाई 32 क्या होगा भाई? 5/4, तो 1.25 हो जाएगा ना। तो यहाँ 1.25 मोल, तो यहां भी 1.25 मोल, और यहां 1.25 मोल नहीं है, यहां 1.25 मोल है, यहां सिर्फ 1 मोल है। तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो कम होने वाला होता है लिमिटिंग रिएजेंट, एंड ऊपर वाला है एक्सेस रिएजेंट। समझ आया? तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कई सारे क्वेश्चंस में भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है परसेंटेज यील्ड, ठीक है। तो लास्ट नहीं, आई एम थिंकिंग लास्ट, हाँ लास्ट ही है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। लास्ट क्या है? परसेंटेज यील्ड।
तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है भाई? एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज यील्ड। समझा? तो ये है हमारा पूरा केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में इस चैप्टर का ही मैं क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूं। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। डोंट वरी, मैंने कुछ भी गलत एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, बाय।